मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमारा आज जो चैप्टर क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, और इससे पहले हम इसके बारे में देख चुके हैं। इसके बारे में छोटी छोटी टॉपिक हमने रीड कर लिया है कि एक्चुअली सेल डिवीजन क्या है, माइटोसिस के बारे में हमने रीड कर लिया था। ठीक है, तो ओवरऑल हमने बताया था कि एनसीईआरटी की जो सेल साइकिल है, ठीक है, उसको भी मैंने आपको बना के समझाया था। ठीक है, तो आज उसी को ओवरऑल हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में क्या होता है, हम छोटा सा सेल साइकिल को फिर से बना देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम ओवरऑल भी बना देते हैं। देखिए, ये क्या था, हमारे पास कुछ एनसीईआरटी का सेल साइकिल बना हुआ था, जिसमें बताया था कि जो सेल डिवीजन होता है एक्चुअली में दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। ठीक है, तो इंटरफेज हमने बताया था कि ऐसे एक सेल साइकिल आपके एनसीईआरटी बुक में बनी हुई है, जिसको हमने माना था इसको G1 फेज या G1 स्टेज, S फेज या S स्टेज एंड G2 स्टेज या इसको बोलते हैं यम। ओके, तो ओवरऑल मैंने बताया था कि यहां से लेकर के यहां तक इसको हमने एक सेंटेंस माना था, जिसका नाम क्या था, इंटरफेज। इंटरफेज। ओके, इसके बाद हमने बताया था कि इंटरफेज के बाद जो हमारा जो टाइम पीरियड सबसे ज्यादा इंटरफेज की कितना होता है, अगर देखा जाए सेल साइकिल में, तो सेल साइकिल में टाइम कितना होता है, 95% टाइम पीरियड होता है किसका, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या क्या आता है, G1, S एंड G2 फेज। ठीक है, तो टोटल टाइम स्केल्स लगता है 95% टाइम पीरियड्स होता है किसमें, इंटरफेज में। ओके, देन इसके बाद हमारा आता है ये वाला फेज, जिसको हम बोलते हैं यम फेज। और यम फेज में कितना आता है, ओनली 5% टाइम पीरियड होता है। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा यम फेज है, इसको मैंने कितने डिवाइड किया था, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो हम एक करके लिख दे रहे हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, तो ये हमारा होता है यम फेज का टाइम पीरियड होता है। ओके, अब इसके बाद हमने इसके बारे में बताया था कि अगर बात किया जाए ह्यूमन में सेल डिवीजन का टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था 24 आवर्स। ठीक है, जिनमें से आपको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि G1 फेज में कितना टाइम लगता है, 11 आवर्स, S फेज में 8 आवर्स और G2 फेज में 4 आवर्स। ठीक है, अब इसके बाद जो टोटल अगर हमारा रेशियो देखा जाए तो कितने आवर्स हो गया, 23 आवर्स, और पूरा का पूरा यम फेज हमारा कितने आवर्स में होता है, 1 आवर्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, इसके चलता है। देन इसके बाद हमने कुछ और बताया था कि आपको बताया था उस लेक्चर में कि मैंने बताया था कि जब सेल डिवीजन के समय, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि क्या कह सकते हो कि सेल डिवीजन के लिए क्या कहते हैं, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन। डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन कौन करता है इसमें से, तो डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन के लिए बताया था कि G1 फेज होता है, जो सेल को डिवीजन करने के लिए डिसीजन लेता है कि कौन सा सेल डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवीजन नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारे नर्व सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं, मसल सेल्स। तो वो कौन सी स्टेज में जाया जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके दिखाया था, जिसका नाम था G0 स्टेज। G0 स्टेज। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो कितने पार्ट हो गए हमने ओवरऑल। अब बात होती है, इन्होंने तो सेल डिसीजन का क्या कर दिया, डिसीजन तो ले लिया G1 फेज ने। अब होता है कुछ इसके अंदर चेक पॉइंट होते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुछ चेक पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर मान लीजिए G1 से S फेज और G2 S से G2 फेज एंड M फेज, इन सब के लिए कुछ कितने चेक पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 3 चेक पॉइंट पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, 3 चेक पॉइंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट हमारा चेक पॉइंट। ठीक है, क्या होते हैं, अब चेक पॉइंट किसमें, इन सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में कितने चेक पॉइंट पाते हैं, 3 चेक पॉइंट। ठीक है, अब 3 चेक पॉइंट कहां पे होती है आपको देख लेना है। देखिए, नंबर 1 चेक पॉइंट कहां पे होता है हमारा, दिस वन, इसको बोलते हैं हम
G1 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट इसको बोलते हैं G1S। क्लियर है? क्या होता है G1 चेक पॉइंट, या इसको बोलते हैं G1S। और सेकेंड हमारा चेक पॉइंट आता है, कहां पे आता है, ये कंडीशन में। ठीक है, इसको बोलेंगे G2M। क्या बोलेंगे, G2M या G2 चेक पॉइंट। क्या होता है, G2 चेक पॉइंट। क्लियर है ना? अब एक और हमारे पास चेक पॉइंट होता है जो कि मिडिल में पाया जाता है, M एंड NR, मतलब मेटाफेज और एनाफेज के बीच में पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे। ठीक है, तो यहां हम इसको कह सकते हैं मेटाफेज एंड एनाफेज। चेक पॉइंट। ठीक, तो टोटल हमारे पास कितने चेक पॉइंट होंगे, 3 चेक पॉइंट्स, G1 चेक पॉइंट्स, G2 चेक पॉइंट्स एंड मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। ठीक है, अब ओवरऑल हम एक एक करके रीड करेंगे कि एक्चुअली में इनका मेन मोटिव क्या होता है। चेक पॉइंट, चेक पॉइंट का मतलब होता है कि अगर सेल डिवीजन के लिए यहां से आ गया, G1 फेज में हमने क्या बताया था कि मान लीजिए डीएनए का इंक्रीजमेंट करता है, मतलब कहता है इंक्रीज द डीएनए सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, तो क्या एक्चुअली में सारा चीज यहां पे हो चुका है, क्योंकि इस फेज में आने से पहले वो जीवन की जितना प्रोसेस होता था उसको एक बार वेरीफाई करेगा, और देन यम फेज को G2 वेरीफाई करेगा, और G2 से मतलब आने से पहले, यम में आने से पहले जितने भी यस फेज और G2 फेज में हुआ है उसको वेरीफाई करेगा, देन आगे इसको रिमूव भेजेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एक एक पॉइंट पे करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या इसको देखते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रफ करके देखते हैं। एक ही चेक पॉइंट पे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 चेक पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला हेड डालेंगे, क्या है, G1 चेक पॉइंट को हमने क्या माना था, G1 यस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं G1 यस। ठीक है, तो चेक फॉर, ये क्या क्या चेक करता है, नंबर 1 पॉइंट क्या क्या चेक करेगा वहां पे। ठीक है, तो नंबर 1 पहले चेक करेगा उसमें से एबनॉर्मल डीएनए। एबनॉर्मल डीएनए, इसमें ये चेक करेगा कि जो इसके अंदर जो डीएनए है वो नॉर्मल है या नहीं। अगर एबनॉर्मल होगा तो उसका सेल डिवीजन वहां से नहीं करने देगा, रिस्पांसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो उसको वहां से रिमूव कर देगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि रॉ मटेरियल ऑफ, ठीक है, क्या देखेगा, रॉ मटेरियल फॉर यस सेल, रॉ मटेरियल फॉर एस फेज या स्टेज, यस फेज। क्या चेक करेगा कि जितने भी रॉ मटेरियल फॉर एस फेज के लिए जितने भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है क्या इसके पास है, तो आने देगा जस्ट। ठीक है, सेकंड स्टेज में इसमें एक चीज और पॉइंट करेंगे, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो 3 पॉइंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तीनों पॉइंट को एक बार चेक करेगा। ठीक है, कि क्या एक्चुअली में सब कुछ इसके पास है, तो क्या वो एस फेज में आने के लिए कैपेबल है। ठीक है, जैसे ही चेक कर लेगा देन वो कहां चला जाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे काउंटिंग करेगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन हो गया। देन दूसरा स्टेज हमारे पास क्या आता है, ठीक है, यहां हम रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, दूसरी पॉइंट G2 यम फेज। ठीक है, G2 यम फेज में क्या करेगा, चेक फॉर। ठीक है, यहां पे क्या चेक करेगा भाई, नंबर 1 पॉइंट इसमें करेगा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। और देन इसके बाद नंबर 1 G2 मतलब यम फेज से पहले, तो G2 का मैंने बताया था कि स्पेशली फॉर्म होता है, स्पेशली काम करता है, जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्यूबुलिन का प्रोटीन सिंथेसिस हो चुका है, क्योंकि यम फेज क्या चेक करेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस एक्चुअली में चेक करेगा और देखेगा कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है। और डीएनए का डुप्लीकेशन कौन करता है, एज ए यस फेज। यस फेज में क्या था, डीएनए का डुप्लीकेशन या क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन, जिनमें से बताया था डीएनए डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन का डबलिंग। देन इसके बाद ये G2 फेज में मैंने बताया था कि स्पेशली कुछ फॉर्मेशन करते हैं, आरएनए और डीएनए के फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। देन G2 में और भी क्या होता है कि सेल ऑर्गेन्स, जो सेल हमारे पास जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं, इनका भी क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है, किसमें, G2 में। तो एक्चुअली में मेन इसका जो
चेक पॉइंट है जो चेक करने के लिए जो काम होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस को चेक करेगा, देन डीएनए रेप्लिकेशन को चेक करेगा। ठीक है, देन आगे स्टेज में करते हैं क्या करेगा वही सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेंट्रियोल, इन दोनों को देखेगा सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल डबलिंग हो चुका है या नहीं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें इसको क्या हो जाएगा, अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर कहां भेज देगा, वो नेक्स्ट चेक पॉइंट में भेज देगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक पॉइंट हमारे पास मान लीजिए क्या आता है, इसको इरेज करके थोड़ा सा फिर से लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया 2 हो गया। नाउ थर्ड यम फेज। ठीक है, यम मतलब मेटाफेज एंड एनाफेज, एना या उसको डायरेक्ट कह सकते हैं एम चेक पॉइंट, एम चेक पॉइंट और यम चेक पॉइंट को बोलते हैं मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। वही मेटा फेज एनाफेज चेक पॉइंट। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें क्या क्या करेगा भाई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेटाफेज में क्या होता है, देखो मेटाफेज में एक फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक इक्वेटर प्लेन के आते हैं, किसमें आ जाते हैं, जो क्रोमोसोम होता है अलाइनमेंट इन इक्वेटर। क्रोमोसोम्स कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारे पास सेल है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रियोल का डबलिंग हो गया, तो सेंट्रियोल का डबलिंग होने के बाद ऐसे ही कुछ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद होगा पहले क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेटाफेज होता है, मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं अलाइनमेंट इन इक्वेटर, मतलब यहाँ एक सीक्वेंस पे आ जाते हैं। अब ऐसे इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या करेगा कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होता है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, क्या देखेगा, क्रोमोसोम अलाइनमेंट इन इक्वेटर, क्या है, क्या इक्वेटर्स पे हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट, अब अटैचमेंट कहां पे होते हैं, ऑन सेंट्रोसोम। किस पे अटैचमेंट होगा, देखो यहाँ पे सेंट्रोसोम मैंने बताया था ना, स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट ऑन सेंट्रोसोम। ठीक, ये देखो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सब देखो बेसिक चीजें हैं, आपको बस एक एक करके देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। G1 फेज में एब्नॉर्मलिटी को चेक कर लिया, G2 फेज में डुप्लीकेशन का देख लिया, क्या है ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस देख लिया, देन इसके बाद सेल ऑर्गेन्स का डुप्लीकेशन हो चुका है, सेंट्रियोल का डबलिंग हो गया है, तो देन जो हमारा मेटाफेज होगा, तो मेटाफेज में क्या करेगा, जब सेंट्रियोल का डबलिंग हो गया है तो दोनों इक्वेटर रीजन पे चले जाएंगे और वहां पे वो चेक करेंगे कि क्या एक्चुअली में क्रोमोसोम्स इक्वेटर अलाइनमेंट पे आ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या चेक करेगा, नेक्स्ट स्टेज चेक करेगा कि स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट ऑन सेंट्रोसोम, क्या स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट हो गए हैं सेंट्रोसोम में, और जैसे अटैचमेंट हो गया वो सेल डिवीजन के लिए प्रोसेस कर देगा। देन एनाफेज आ जाएगा, एनाफेज में साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंड टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में एनाफेज में देखो टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में वहां से डिवाइड करके वहां पे तक की स्पिंडल फाइबर जो होगा वो डिसोल्यूशन में चला जाएगा, और नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन एक्चुअली में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल हमारे सेल डिवीजन के लिए। अब क्या होता है, कुछ सेल डिवीजन के लिए, कुछ इनहिबिशन के लिए, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, पॉइजन्स का काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लिख देते हैं, क्या है पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा, तो इसको हम रफ करते हैं। जैसे मान लीजिए सेल डिवीजन के लिए कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसकी वजह से इनका सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ एक दो पॉइंट है, इसको हम देखेंगे। क्या देखेंगे, इनहिबिशन ऑफ सेल साइकिल, इनहिबिशन ऑफ
सेल साइकिल। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सेल साइकिल हम कौन सा डिवीजन कह सकते हैं, इनको एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन, तो ये पॉइजन के नाम से भी जाने जाते हैं। नंबर 1 क्या है भाई, नंबर 1 है एक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में जब माइटोटिक डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल होता है तो उनमें एक ऐसा चीज आ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें माइटोटिक डिवीजन का नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे एजाइड्स है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एजाइड्स है। ठीक है, एजाइड्स है, और एक नाम और आता है जिसका नाम है क्या, साइनाइड्स है। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेल डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल होता है, तो कहने का मतलब जो साइनाइड्स होता है वो कहां पे पाया जाता है, जैसे देखो साइनाइड्स एक टाइप का केमिकल्स है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोसिस में क्रोमो क्या पाया जाता है, सेंट्रो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एटीपी। ठीक है, तो वहां पे जाकर के जैसे मान लीजिए साइनाइड एक केमिकल्स है ना, वो बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारे अंदर जहां पे एटीपी की फॉर्मेशन होता है वहां पे जाकर वो जहां पे एटीपी का रिलीज होता है वहां उसको जाता है डीएक्टिवेट कर देता है। तो बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन का डेथ हो जाएगा ना, तो वही होता है साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कुछ इनहिबिशन ऑफ सेल साइकिल्स के लिए होते हैं जिनको कहते हैं माइटोटिक पॉइजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम ओवरऑल। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या देख लिया, सेल साइकिल के बारे में पढ़ लिया, सेल डिवीजन कैसे होता है वो भी हमने देखा, उसमें से ए माइटोटिक डिवीजन को भी हमने रीड कर लिया। देन हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब है उसका नाम है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन, एक एक करके हम रीड करते हैं उसको। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्या लिखते हैं कि इस माइटोसिस का डिवीजन सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे बात हो रही है दो चीजों की, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन बनेगा। पहला नंबर 1 इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। प्लांट्स में डिस्कवर किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर एंड एक फ्लेमिंग। ठीक है, तो माइटोसिस का डिवीजन डिस्कवर किसने किया था, एनिमल्स में माइटोसिस का डिवीजन फ्लेमिंग ने किया था, एंड प्लांट्स में इसमें किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, तो दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है और बात आया भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, term mitosis was given by, माइटोसिस का टर्म किसने दिया था, तो अभी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्लेमिंग। ठीक है, ये पॉइंट आपसे पूछा था। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे अच्छे या बेस्ट स्टडी मटेरियल्स इन माइटोसिस डिवीजन। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल्स कौन से होते हैं माइटोसिस डिवीजन के लिए। ठीक है, हम कैसा कौन सा चीज हम ले आएंगे जिनमें से इसका हम अच्छे से डिवीजन कर लें। ठीक है, तो हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स इन माइटोसिस। ठीक है, इसके हम क्या लेंगे, ओनियन रूटी। क्या लेंगे भाई, ये देखो सब छोटी छोटी पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, अकर्स इन बोथ, अकर्स इन बोथ मतलब ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों ही कंडीशन में होगा, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। जैसे अगर हम मान लिया जाए कि अगर हैप्लॉइड सेल्स हमने ले लिया, तो हैप्लॉइड सेल्स मान लीजिए मैंने n है। ठीक है, तो n में क्या है, n इज हैप्लॉइड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर ये माइटोसिस डिवीजन करता है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, देन 1, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
ठीक है, तो अगर ये भी हैप्लॉइड है तो इसके जो डॉटर सेल बनेंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड के लिए हो गया। देन अगर यहाँ पे बात हो रही है 2n, देन डिप्लॉइड। ठीक है, अगर इसमें भी क्या होगा, माइटोसिस का डिवीजन होगा, तो माइटोसिस के डिवीजन के बाद इसमें भी क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 2 डॉटर सेल्स में, तो ये भी क्या हो जाएगा 2n एंड 2n। तो ये भी डिप्लॉइड है, तो ये भी देखिए ओवरऑल इसके जो डॉटर सेल बने कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बनते हैं कैसे होते हैं माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस का डिवीजन का एक्चुअली अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बेसिक कांसेप्ट है कि माइटोसिस डिवीजन का मतलब होता है क्लोनिंग फॉर्मेशन। जैसा पेरेंट्स होगा वैसे उसके डॉटर सेल्स होंगे, सेम क्रोमोसोम्स नंबर होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर n है तो इसके भी सेम क्रोमोसोम जैसा दिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज्यादातर ये किसमें होता है, प्लांट्स में देखा गया कि माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये यही कंडीशन होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट ले लीजिए, तो प्लांट में जैसे मान लीजिए रोज है, तो रोज का प्लांट का अगर हम डिवीजन करते हैं, अगर उनमें जब कोई फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है, तो सेम दिखते हैं ना, कि उसमें कुछ दूसरा कलर दूसरे जैसा दिखता है। अगर ऑरेंज मतलब क्या आता है, अगर रेड कलर का फ्लावर तो रेड ही कलर का उसका फॉर्मेशन होगा। हाँ, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसका अलग फीचर्स आ जाएगा, बट एक्चुअली उसकी जो हमारा जो रिप्रोडक्शन कराएंगे तो सेम जैसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। तो ये ओवरऑल आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी तो हमने केवल बेसिस स्पेशल इसके डिस्कवर किसने किया था, टर्म किसने रिप्रेजेंट किया था, और एक्चुअली में इसकी स्टडी मटेरियल्स को क्या कहते हैं। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट अभी आपको लिखाना चाहते हैं। ठीक, अब देखो एक पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें कि जो हमारे म्यूसिक डिवीजन है, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन है, तो माइटोसिस में हमने क्या बताया था कि जो 2n मिला, ठीक है, तो 2n मान लीजिए हमारे पास कौन सी स्टेज में है, इंटरफेज में। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है 2n, अब हमने डिप्लॉइड सेल्स लिया, डिप्लॉइड सेल्स कैसा है, 2n है, ये डिप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, और इंटरफेज हमने जब लिख दिया तो मतलब इसके अंदर कंडीशन क्या बन गया होगा, G1 yes एंड G2 फेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब ये ओवरऑल क्या करेगा, डिवीजन करेगा, कौन सा, आगे करके डिवीजन करेगा, तो डिवीजन करने के बाद क्या मिलेगा, माइटोसिस। क्लियर है ना। अब माइटोसिस डिवीजन होते हैं एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड कैसा होता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस में ये 4 टाइप्स की डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आप सबको ये बेसिक नाम पता ही होगा, पढ़ते बहुत बार चले आए हो। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, हमने इसको भी एक बार नाम अभी बोला था, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देन इसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं होता है, बस ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास डिवीजन होता है, जैसा कि मैंने बताया था ना कि कोई पर्टिकुलर सेल्स है, ठीक है, सेल्स में क्या होता है कि जो दोनों सेंट्रोस इक्वेटस रीजन पे आ जाते हैं और क्या बना देते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम्स का मतलब न्यूक्लियो मेम्ब्रेन का डिसअपियर होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हम क्या देखते हैं कैरियोकाइनेसिस में। देन इसके बाद जब साइटोप्लाज्मिक का क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक की जब कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब यहां से साइटोप्लाज्मिक कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, तो देन हम आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली में देखा जाए, अगर एनिमल सेल्स की बात किया जाए, किसकी, एनिमल सेल्स की बात किया जाए, तो एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्मिक का इस तरह से डिवीजन होता है, जैसे देखिए ये, तो इसके अंदर मान लीजिए मैंने क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्या होता है, क्रोमेटिक मटेरियल्स होता है। क्रोमेटिक के मटेरियल के बाद एक सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मैंने सेंट्रियोल्स बना दिया, इसके अंदर मैंने क्या दिखा दिया, क्रोमोसोम दिखा दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका नाम क्या है, एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स में क्या दिखा दिया, साइटोकाइनेसिस दिखा दिया। ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में कैरियोकाइनेसिस का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, हाँ, बस जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें सेंट्रोमियर्स का
नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, या कैसे, ठीक है, लेकिन और सब चीज सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एनिमल सेल्स में कुछ इस तरह से ये साइटोप्लाज्म का क्या करता है, ब्रेक करता है ऐसे। अब ये से जाएगा तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और दो डॉटर सेल्स मतलब दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं बाय ग्रूविंग मेथड। क्या होता है, बाय ग्रूविंग मेथड, ठीक है। क्या होता है, बाय ग्रूविंग मेथड, या इसको एक नाम और दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, फ्रो, FURRO, फ्रो मेथड, ठीक है, क्लियर है ना। एक और इसका नाम कह सकते हैं सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल क्यों कह सकते हैं भाई, सेंट्रीपेटल का मतलब होता है कि सेंटर से देखो यहाँ पे सेंटर है ना, दोनों सेल्स के मतलब दोनों सेल्स के बीच में सेंटर का पार्ट हो गया ना, तो वहां से ये अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड हो रहा है, तो देन इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल भी नाम दे दिया गया, ग्रूव मेथड या फरो मेथड, जो भी ओवरऑल ये प्लांट सेल्स में देखा गया। देन ऐसे स्ट्रक्चर्स हम एनिमल सेल्स में अगर देखते हैं तो एनिमल सेल्स में देख लीजिए, सॉरी ये एनिमल सेल्स है, अब ऐसे ही हम क्या देखेंगे, प्लांट सेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल्स में बाय ग्रूविंग मेथड, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल, एनिमल सेल्स में बना दे रहे हैं, सॉरी प्लांट सेल में बना के दिखाते हैं आपको। हम साइटोकाइनेसिस के बारे में देख रहे हैं, तो हम कैसे देखते हैं, प्लांट सेल्स में कुछ इस टाइप का सेल होता है, ठीक है। अब प्लांट सेल्स में हमने देखा कि इस टाइप में हमने क्या कर दिया, दो न्यूक्लियस देख लिया। हम सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे टाइप्स के होते हैं। इसके बाद में एक मेथड आता है, क्या मेथड आता है कि यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, क्या होती है, एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट होते हैं, ठीक है। अब सेल प्लेट क्या होता है, सेल प्लेट के थ्रू ये क्या करता है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, बीच में सेल प्लेट पाया गया, ठीक है। अब ये प्लेट क्या करेगा, धीरे धीरे प्लेट को क्या करेगा, जैसे आपने जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, तो सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे पाया था प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, टर्शियरी, ठीक है। ये प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, प्लेट का मतलब किसका बना होता है, ये एज अ सीमेंट की तरह वर्क करता है, जैसे बीच में ना दोनों तरफ से एक ब्रिक होते हैं, ब्रिक के बीच में सीमेंट लगा हुआ, तो ऐसे सीमेंट जैसा होता है, तो धीरे धीरे डिवाइड का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको इस मेथड को क्या बोलेंगे भाई, बाय सेल प्लेट, किसके थ्रू डिवीजन हो रहा है, बाय सेल प्लेट, ठीक है। अब सेल प्लेट फॉर्मेशन होने लगता है, और जैसे ही सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा, ये दोनों सेल आपस में डिवाइड कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हो रहा था सेंट्रीपेटल होता है, ठीक है, पेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, दोनों अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्लियर है ना। तो ये कुछ साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि कैसे साइटोप्लाज्म का कंस्ट्रक्शन होता है, एक ग्रुप मेथड होता है, दूसरा सेल प्लेट मेथड्स के थ्रू से क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, क्लियर है ना। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा एक सिनेरियो था कि माइटोसिस के अंदर क्या देखना है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम मैक्रोफेज, बेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज एंड टेलोफेज के बारे में रीड करेंगे। तो अब हम एक एक करके रीड करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नंबर 1, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में हमने पहले क्या पढ़ा, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले रीड करेंगे इसको, फर्स्ट प्रोफेज, फर्स्ट क्या है, प्रोफेज। देखिए पॉइंट आपको बस पॉइंट एक बार ऐसे आपको रीड करना है, पॉइंट होते क्या, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, नंबर 1 पॉइंट जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है, क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल, क्या या क्रोमैटिन फाइबर कह सकते हैं, या जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है, आपस में क्रोमैटिन मटेरियल क्या करेंगे, कंडेंस होने लगेंगे टू फॉर्म, तो क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होने लगता है, क्या होने लगेगा, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट
जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स मूव करने लगते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स कहां पे, पोलर रीजन पे। कौन सा पोलर रीजन पे, अपोजिट पोलर रीजन पे, अपोजिट पोलर साइड, ठीक है, पोलर साइड। जैसे अब बात कर सकते हैं इसके साथ क्या क्या होगा, तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो हमारे उसके जो सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड एक चीज और पाया जाता है जिसके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या उसको कहते हैं, न्यूक्लियोलस। वो कैसे होने लगेंगे, डिसअपियर होने लगते हैं। तीन कंडीशन होती, तीन पॉइंट लिखा। सबसे पहले क्या लिखा कि जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होता है वो आपस में कंडेंस होने लगेंगे। और जब ज्यादा, मैंने आपको पॉइंट अच्छा अभी आपको नहीं बताया था, सेल में क्या होता है, सेल में प्रोसेस, मैंने सेल का एक प्रोसेस होता है जैसे हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं, और हेटेरोक्रोमैटिन कंडेंस करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन बनाते हैं, सॉरी क्रोमोनीमा बनाते हैं। और क्रोमोनीमा और ज्यादा कंडेंस होकर के, मान लीजिए समथिंग अराउंड 1300 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर से कंडेंस करके 1700 नैनोमीटर करीब क्या होता है, कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रोमोसोम्स हो गया कंडेंस करके क्रोमैटिन। देन सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड, जो सेंट्रोसोम्स होता है दोनों क्या होता है, सेल के दोनों पोलर रीजन से पहुंच जाते हैं, अपोजिट पोलर से जाते हैं। एक सेंट्रोसोम इधर चला गया और एक सेंट्रोसोम इस पोलर से, नॉर्थ एंड साउथ मान लीजिए दो पोलर रीजन से अपोजिट पोलर साइड पे चले जाते हैं। देन इसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये दोनों क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए इंटरफेस में हमारे पास कैसा सेल था, मान लीजिए सेल है, क्लियर है ना। इस सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया गया, क्रोमैटिन मटेरियल्स। और क्या पाया जाता है, दो सेंट्रियोल्स हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हमारे बेसिक कांसेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस का मतलब G1, S एंड G2 फेज, ये हो गया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, क्रोमैटिन। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सारा मैंने नाम बता दिया ना। अब ये इंटरफेस से सेल डिवीजन का पहला प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसका नाम है प्रोफेज। तो ये आगे चल के क्या फॉर्म करेगा उसके बारे में हमको देखना है। तो आगे चल के फॉर्म करता है, हमने एक बना दिया क्या, फिर से एक प्लांट सेल बनाया, ठीक है। और प्लांट सेल में हमने क्या बताया था, पहला पॉइंट देखिए, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्लियर है, ठीक है। देन इसके बाद क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोलर साइड्स, तो हमको कहां दिखा देना है, सेंट्रोसोम्स को दोनों अपोजिट सीजन पे दिखा देना है। और इसके बाद हमको यहाँ पे क्या दिखाना है,